नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज करंट अफेयर्स के बारे में। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको नोट्स भी मेंटेन करते चलना चाहिए। देखिए, यदि आप सिर्फ एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम है arambclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी यानी स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई, जितने भी आपके नेशनल और स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सभी की टेस्ट सीरीज को यहाँ पर कवर किया गया है, जो कि बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए, अभी हाल ही में एमपीपीएससी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। तो टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च की है एमपीपीएससी प्री की, तो उसकी विशेषता, उसके फीचर्स आपके सामने हैं। देखिए जरा इसको, यहां पर आपको लगभग 200 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। इस टेस्ट के माध्यम से आपको 21,000 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर हो पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उत्तर एवं व्याख्या सहित आंसर विद सॉल्यूशन इसमें कवर किया गया है। 60 मॉक टेस्ट यानी 60 एफएलटी इसमें कवर है। इसके अलावा एमपी जीके के 600 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। देखिए, एमपीपीएससी प्री में लगभग जो है 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं एमपी जीके से, इसलिए हमने 600 क्वेश्चन को अलग से कवर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर फुली सॉल्व्ड। देखिए, एमपीपीएससी प्री में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, इसलिए हमने इसको कवर किया गया है। करंट अफेयर्स मंथ वाइज एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, ठीक। तो इसको हमने कवर किया। तो आपका जो पूरा पैकेज है और आपको जो करंट अफेयर है 2019 से लेकर वर्तमान तक, यानी 2023 तक, 2023 तक जितना भी आपका करंट अफेयर है सबको इसमें कवर किया गया है मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे। तो आपको जो पूरा पैकेज है ये आपको मिल रहा है 399 में 90 दिनों के लिए। तो आज ही इसे परचेज करें वेबसाइट से या एप्लीकेशन से और आपकी तैयारी शुरू करें। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन भी है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको डेली करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज। तो टाइम बर्बाद किए बिना आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, सबसे पहले हमारी क्लासेस चालू हो चुकी है ऑनलाइन। यदि आपको इंक्वायरी करना है तो आपका नंबर आपके सामने है 9424486903। इस पर कॉल करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी टेस्ट सीरीज के बारे में और हमारी क्लास के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश टॉप पर रहा है। इसका ऑप्शन सामने है वेनेजुएला, पाकिस्तान, सीरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वेनेजुएला। देखिए जरा इसको, आपराधिक देशों की लिस्ट में सबसे टॉप पर यह है। अब इसमें देखिए जारी कौन करता है और भारत की इसमें पोजीशन क्या है, ये हमारे काम का है, ठीक। देखिए जरा इसमें, तो भैया वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, तो जारी किसने किया है, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जारी किया है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत की पोजीशन है 77, ठीक। जबकि अमेरिका 55वें स्थान पर है, 55 पर है, और ब्रिटेन जो है 65 पोजीशन पर खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं। रैंकिंग के अनुसार वेनेजुएला को सबसे आपराधिक देश के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी है और तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। टॉपर कौन सा, वेनेजुएला है, फिर है पापुआ न्यू गिनी, फिर अंत में है दक्षिण अफ्रीका, ठीक। तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में से हैं, जो 92, 100वें और 135 स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान प्रति 1 लाख लोगों पर 76 से अधिक अपराधों की आपराधिक दर के साथ में चौथे स्थान पर खड़ा है। साहब देखिए, जो रिपोर्ट, ये जो आपको जो रैंकिंग होती है कि टॉप पर कौन है, इसका जो कैलकुलेशन है कि कौन टॉप पर है कौन लास्ट पे है, तो कैलकुलेशन कैसी होती है, देखो समग्र अपराध दर की गणना, ये जो समग्र अपराध होता है की गणना, कैलकुलेशन कुल जनसंख्या, वहां की पॉपुलेशन द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध, पॉपुलेशन और वहां कितने अपराध रिकॉर्ड किए गए उससे डिवाइड करते हैं। सपोज करिए कि 1000
पॉपुलेशन है और 10 वहाँ पर अपराध रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक, द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों की कुल संख्या को विभाजित करके और 1 लाख से गुणा करते हैं। तो 1,00,000 पॉपुलेशन है, 10 अपराध रिकॉर्ड किए गए, उसको इंटू करेंगे 1 लाख से। बात क्लियर है? तो जो भी आपके सामने आंकड़ा आएगा वही इसका आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही टॉप और लास्ट की पोजीशन आती है। चलिए, तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए जरा इसको। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में कहां पर खुलने जा रहा है? बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बेंगलुरु है। देखें, इसमें बेसिकली होता क्या, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपका रेत, सीमेंट, मिट्टी इसका होता है यूज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रिंटर के माध्यम से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बोलते हैं 3D प्रिंटर। देखिए, 3D प्रिंटर होता क्या है ये, तो 3D प्रिंटिंग एक कंप्यूटर निर्मित डिजाइन है, इसे कंप्यूटर के माध्यम से इसका निर्माण होता है, जिसको लेयर टू लेयर, मतलब एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तो लेयर टू लेयर इसमें कंस्ट्रक्शन होता है। 3 डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है और इससे 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया जाता है। बात क्लियर है? 2 तरह के होते हैं प्रिंटर, एक आपको नॉर्मल होता है, इसमें आपको पेपर और इंक चाहिए होता है। यहाँ पर आपको इसको बोलते हैं 3D प्रिंटर, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए होता है मटेरियल। बात क्लियर है? इसके साथ ही 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर को बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होता है। क्वेश्चन का भी आप आ सकता है कि जो 3D प्रिंटर होता है, प्रिंटिंग मशीन होती है, वो किस पर आधारित होती है? तो आंसर होगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होती है। आमतौर पर जहां प्रिंटिंग मशीन में इंक और पन्नों की जरूरत होती है, वहीं 3D प्रिंटिंग में प्रिंट की जाने वाली वस्तु के आकार, रंग का निर्धारण कर उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग उसमें पदार्थ यानी मटेरियल डाले जाते हैं। जो आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग इसमें मटेरियल डाला जाता है। ठीक, चलिए, आज 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग खासकर सुरक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में अलावा विविध भागों के निर्माण में किया जा रहा है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है टाइम सेविंग है, ये टाइम काफी बच जाता है इसमें। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे इन्वायरमेंट को जो नुकसान होना है वो बच जाता है, और कॉस्ट, तो इसमें काफी कम खर्चा होता है। इस प्रकार से काफी अच्छा माध्यम है कंस्ट्रक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है जगन मोहन रेड्डी। अब देखो इसमें एडीआर क्या होता है इसको समझेंगे आगे। सबसे टॉपर है जगन मोहन रेड्डी, इसके बाद है पेमा खांडू 163, टॉपर है 510 करोड़ की संपत्ति इनकी है, 163 करोड़ पेमा खांडू, फिर नवीन पटनायक हैं, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन, मनोहर खट्टर और ममता बनर्जी। सबसे कम है 15 लाख, इस सूची में सबसे कम है 15 लाख ममता बनर्जी। चलिए अब एडीआर क्या है? एडीआर जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी भारत में लोकतंत्र के क्षेत्र में जो सुधार होने हैं तो इसी के माध्यम से होते हैं। स्थापना हुई है 1999, 1999, 24 साल पहले। ये एक एनजीओ है। क्वेश्चन बनेगा कि एडीआर का फुल फॉर्म क्या है या एडीआर क्या है, तो ये एनजीओ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन इंडिया थ्रू पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल एडवोकेसी, मतलब भारत में डेमोक्रेटिक सुधार, लोकतंत्र के क्षेत्र में सुधार को स्थापित करना पॉलिटिकल और इलेक्टोरल एडवोकेसी के माध्यम से। बात क्लियर है? चलो, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई है और है क्या, इतना आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण हाल ही में कहां पर हुआ है? इसका आंसर है कोलकाता है। और इसमें कहां पर हुआ है, कौन सी मेट्रो में हुआ, कौन सी नदी पर हुआ, तो आपको जानना है। ठीक, तो ये आपकी पहली अंडर वाटर मेट्रो है। ठीक, अब देखो जरा इसमें, तो कब हुआ है? तो 9 अप्रैल को हुआ है देश की सबसे पुरानी कोलकाता मेट्रो। तो कब हुआ है? 9 अप्रैल। देश की सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है? कोलकाता। तो 9 अप्रैल को देश की सबसे पुरानी मेट्रो कोलकाता मेट्रो, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया है। यह ट्रायल हुगली नदी के तल में किया गया। तो किस नदी पर किया गया है? हुगली नदी, जो कि गंगा की नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, गंगा से निकलती है। यह टनल जो है 520 मीटर लंबा टनल है ये।
साल्ट लेक डिपो से हावड़ा मैदान वाले रूट में सियालदह और एस्प्लेनेड के बीच पड़ता है। तो ये आपका ये रूट है। तो नदी कौन सी है? हुगली है। और आपका जो मेट्रो है वो है कोलकाता। बात क्लियर है? चलो इतना इसमें जानने योग्य है। अब देखो इसमें क्या है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है रैपिडेक्स। इसका नाम रखा गया है क्या है? सेमी हाई। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड है ना, हाई है ना लो है, बीच की है, सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। बात क्लियर है? चलो उसका नाम है रैपिडेक्स। क्वेश्चन बनेगा कि रैपिडेक्स क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। बात क्लियर? चलो अब देखिए जरा उसको, अब इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल आधारित रीजनल सर्विस का नाम रखा है रैपिडेक्स। बात क्लियर है? ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलेंगे। तो कहाँ चलेगी ये चलेगी आपकी आरआरटीएस पर चलेंगी, यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस पर चलने वाली है ये। बात क्लियर है? तो कौन सी, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसने इसको नाम दिया, कहाँ पर चलने वाली है, ये पता हो गया आपको। जो अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर के महत्वपूर्ण शहरों, जो महत्वपूर्ण आपकी सिटी है, शहरी केंद्रों को जोड़ने के लिए निर्माण किए जा रहे हैं। तो इसका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो आपका एनसीआर है उसमें जो मेन सिटी के जो आपका सेंटर पॉइंट है उसको जोड़ने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है और डेवलप हो पाए। ठीक, और इसमें रैपिडेक्स नाम को, अब इसको जो रैपिडेक्स नाम क्यों चुना गया? ताकि जितने आपको जो दिल्ली में जो भी तरह तरह के आपके जो भाषाई लोग रहते हैं सबको बोलने में आसानी हो, इसीलिए नाम चुना गया है रैपिडेक्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। अब किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? बेसिकली जो क्रिप्टो फर्म है इसको लाइसेंस देने का काम किस देश ने सबसे पहले किया है? तो आंसर है अल सल्वाडोर। देखें ये आपकी क्रिप्टो करेंसी है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इसके बीच में पड़ता है अल सल्वाडोर। तो इसने पहली बार किसी कंपनी को लाइसेंस देने की बात की है क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में। अब देखिए इसके बारे में क्या काम का है। एक ग्रुप है फाइनेक्स ग्रुप फर्म है, फाइनेक्स ग्रुप फर्म क्या नाम है? बिटफिनिक्स सिक्योरिटीज ने अभी घोषणा की है कि वे अल सल्वाडोरियन सरकार के बिटकॉइन और डिजिटल एसेट लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है। ठीक, तो ये पहली कंपनी है जिससे ये लाइसेंस प्राप्त हुआ है। कौन सी है? फाइनेक्स ग्रुप फर्म बिटफिनिक्स सिक्योरिटीज, ये पहली कंपनी बन गई है जिसे अल सल्वाडोर ने लाइसेंस प्राप्त किया है बिटकॉइन और डिजिटल एसेट लाइसेंस के फील्ड में। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भी। अब यह हाल ही में किस राज्य ने सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात की है? तो इसका आंसर सिंपल सा महाराष्ट्र इसका आंसर है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र वीर गौरव दिवस किसके लिए मनाया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? वीर सावरकर। कहाँ मनाया जाएगा? तो आंसर है महाराष्ट्र। अब देखो जरा इसको, ये आपके वीर सावरकर हैं, ये मुख्यमंत्री है शिंदे जी। आगे बढ़ते हैं। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि आपका आता है केरला में। देखो ये आपका केरला है, ये तमिलनाडु है, तो इसकी जो तमिलनाडु और केरला है इसकी बाउंड्री पड़ती है यहाँ पर, तो इसकी बाउंड्री पर यह है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। बात क्लियर है? चलिए, तो उसका आंसर क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। इसकी लोकेशन है केरला और तमिलनाडु की जो बाउंड्री वहां पर इसकी लोकेशन आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? सिंपल सा आंसर है मध्य प्रदेश को मिला है। ये देखिए ये होती है आपकी गोंड पेंटिंग, इसको मिला है जीआई टैग। कहां से है? मध्य प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इसने शुरुआत की है। देखो जरा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भैया राज्य सरकार ने छोटे डेयरी किसानों, तो आपके छोटे डेयरी किसान हैं, तो किसानों और पशुपालकों
जो डेयरी किसान हैं और जो पशुपालक हैं की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक एक परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन को और बेहतर बनाना है। ये सेवाओं के लिए टर्न अराउंड समय को कम करने और संभावित प्रकोपों को रोकने के सहायता करेगा। देखो होता क्या है ना कि भारत में कई ऐसे मौके आते हैं कि एक साथ कई जीव समाप्त हो गए, कई गौशाला में कई गाय मर गई। तो उस प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया है कि जब भी कोई समस्या आएगी छोटे किसानों को और जो पशु पालक हैं उनको समस्या आएगी, तो उनके समय को बर्बाद किए बिना एक फ़ोन पर जो आपकी टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से उनकी जो समस्या उसका समाधान करेंगे और जो पशु को लेकर समस्या उसका समाधान काफ़ी कम समय में करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है, ताकि जो आपके छोटे व्यापारी हैं, छोटे किसान हैं, उनका समय बर्बाद ना हो और उनका जो समस्या है काफ़ी इजीली सॉल्व हो पाए। चलिए, इसके बाद किस भारतीय ने हाल ही में विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? इसका आंसर आपके सामने है जीएमडी गुकेश। क्या है? जीएमडी गुकेश। तो ये आपके हैं जीएमडी गुकेश। क्या जीता उन्होंने? विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट के ये टाइटल जीत चुके हैं। ठीक, आंसर क्या है? जीएमडी गुकेश। क्वेश्चन बनेगा कि भैया जीएमडी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो आंसर क्या होगा? शतरंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है डेविड वार्नर। देखिए जरा इसको, ये भाई साहब हैं डेविड वार्नर, सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? एशिया में, मतलब वर्ल्ड में भी नहीं, एशिया में सबसे पहला है ये, सबसे पहला है एशिया किंग गिद्ध संरक्षण। बेसिक सिंपल सी बात है, जो गिद्ध पक्षी होता है उसके संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया है। कहां पर है ये? महाराजगंज में है, जो कि यूपी में आता है। चलिए, ये आपका गिद्ध होता है, इसके संरक्षण के लिए महाराजगंज में क्या बना है? एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। बात क्लियर है? चलो, एशिया का पहला फूड कॉन्क्लेव 2023 हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मतलब कि अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है तेलंगाना। तो आपको तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है वहां पर ये कॉन्क्लेव होने वाला है। देखो जरा इसको, तो भैया फूड कॉन्क्लेव है, द फूड कॉन्क्लेव, ठीक, इन विजिटिंग इंडियाज डिकेड 28 और 29 अप्रैल को होने वाला है हैदराबाद में, जो कि राजधानी है तेलंगाना की। इतना क्लियर है? चलो, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। चलिए अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र। अब देखो वायु प्रदूषण, ठीक, एयर पोल्यूशन के संबंध में एक यंत्र का निर्माण किया गया है। तो वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो हाल ही में किसने लॉन्च किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसरो, नासा, ईसा या RFSA? इसका आंसर है नासा। नासा करेगा काम, ये सिंपल सी बात है। तो नासा ने, देखो ये नासा ने लॉन्च किया है। अभी है क्या, इसको समझें आप। तो इसका उद्देश्य आपको क्लियर है कि वायु पॉल्यूशन, इसका जो एयर पॉल्यूशन को मापने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। तो ये नेशनल, तो किसने किया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेम्पो यानी क्या है? टोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट या टेम्पो। तो बेसिकली जो नासा, इसने टेम्पो लॉन्च किया है एयर पॉल्यूशन को मापने के लिए। टेम्पो का फुल फॉर्म क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। बात क्लियर है? टेम्पो, यह टेम्पो नाम का एक वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है, जो आपको वायु गुणवत्ता उसको ये मॉनिटर करेगा समय समय पर। इससे अंतरिक्ष से ही हवा की गुणवत्ता का निरीक्षण करने की वैज्ञानिकों के तरीके में सुधार होगा। जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका निरीक्षण करने का जो इनका तरीका है उसमें काफ़ी इसमें रिफॉर्म हो पाएगा, इसमें सुधार हो पाएगा इसके माध्यम से। ठीक, तो टेम्पो जो है इसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया अपने को।
और इसका उपयोग क्या, इसका उद्देश्य क्या, वो भी हमें क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चीन की मुद्रा युआन में किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर युआन ने का स्थान डॉलर को रिप्लेस किया है। ठीक, चलिए, रूस, बेलारूस, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो रूस ऐसा देश है जहां पर, इसका आंसर रूस है। तो रूस ऐसा देश है जहां पर युआन ने डॉलर को रिप्लेस किया है। देखिए, ये आपका युआन है, ये डॉलर है। ठीक, अब देखो उसमें हुआ क्या है कि भैया देखो, चीन के युआन ने, तो आपका चीन का युआन जो मुद्रा है ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर दिया है। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, उसकी बात करें, आपका सोर्स है मॉस्को एक्सचेंज, इसकी रिपोर्ट की बात करें, के आंकड़ों की बात करें, 2023 की पहली तिमाही में, पहले क्वार्टर में युआन का रूस के विदेशी मुद्रा कारोबार में 23.6 हिस्सा है, जबकि डॉलर का जो है 22.5% हिस्सा है। तो जो आपको युआन है उसका परसेंटेज है 23.6, जो कि डॉलर के बिजनेस से ज़्यादा है, इसलिए युआन ने डॉलर को रिप्लेस किया है रूस में। बात क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है भी। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में कहा सुखोई 30M के आई विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि राष्ट्रपति ने वर्तमान में जो उड़ान भरी है वो किस में भरी है, तो आंसर है एम के, सुखोई 30M के आई। वो कहाँ भरी है, तो आंसर है असम। असम में उड़ान भरी। देखो, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने असम आज 8 अप्रैल, यानी कि 8 अप्रैल को, आज तो नहीं है, पहले हो चुकी घटना ये, 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन, तेजपुर में वायुसेना स्टेशन है के पर सुखोई 30M के आई लड़ाकू विमान, ये लड़ाकू विमान है, में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। तो किसने भरी है, कहाँ भरी है और किस में भरी है, डेट क्या है। विमान को 106, अब किसने इसको उड़ाया, तो विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था इसको। किसने उड़ाया था इसको, नवीन कुमार ने। और राष्ट्रपति मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो कौन सी, इससे पहले 2 राष्ट्रपति कौन थी, कौन तो महिला थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का हाल ही में परीक्षण किया है। आंसर है इसका नॉर्थ कोरिया। अब देखो, पानी में ही अटैक करने वाले जो परमाणु हमला है ये किसने डेवलप किया, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हेल 2 क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाली जो मिसाइल है, ये जो बेसिकली ये ड्रोन है जो कि पानी के भीतर हमला करता है, इसका नाम है हेल 2। ठीक, तो हेल 2 का संबंध है ड्रोन से है, जो कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने इसको डेवलप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके वहाँ के राजा। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सबसे जो हाईएस्ट पुरस्कार होता है वो मिला है, तो इसका आंसर होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको ये मिला है। किसने दिया, देखो, पोलैंड के सबसे उच्चतम सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर, व्हाइट ईगल ऑर्डर जो है को पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा, तो जो आपके पोलैंड के राष्ट्रपति उनका नाम है अंद्रेज डूडा, ने वारसा में राष्ट्रपति वोलोडिमर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जेलेंस्की को उपहार के रूप में प्रदान किया है। ठीक, तो किसने किया है, पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं अंद्रेज डूडा ने किसको दिया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको पोलैंड का सबसे हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार, जो पोलैंड का सबसे शीर्ष पुरस्कार है वो दिया है पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जो कि जेलेंस्की है। बात क्लियर है। चलो, वो कहाँ दिया, वारसा में दिया है। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है। किसने किया है, ईरान ने। कहाँ किया, यूएई में। और कब, ये घटना कब हुई है, ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है, तो किसने किया है और कितने साल बाद किया और कहाँ किया, तो उसका आंसर है यूएई में। ठीक, तो यूएई ने 8 साल बाद
यानी 2016 के बाद में 8 साल बाद पहली बार यूएई में अपना राजदूत नियुक्त किया, जिनका नाम है रेजा अमेरी। ठीक, तो इतना हमने पढ़ लिया है, काफ़ी काम का है ये, इतना पर्याप्त है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।